Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning, beta. ओ भाई सुबह ही सुनाया था गाना सुबह। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। सारे बच्चे आ गए? Yes, sir. No, sir. अभी Let's रहते start. Now keep silence. अगला अपना अब लास्ट है हार्मोन ABA, that means abscisic acid। दिख रहा है नहीं? ABA के बारे में हमें समझना है। ABA मतलब एब्सेसिक एसिड। ये क्या होगा? प्रमोटर होगा या क्या इनिबिटर होगा? इनहिबिटर होगा। इनिबिटर होगा। वेरी गुड। Inhibitor. अब इसकी 1960s में बेटा 3 साइंटिस्ट ने अलग अलग तरह के इनिबिटर फाइंड आउट किए थे। भाई डिस्टरबेंस आ रहा है बेटा, भाई म्यूट कर ले यार। म्यूट कर दूं मैं? नो सर, आप मत करो, ये खुद ही कर लेंगे सर। हाँ प्लीज म्यूट कर लो सभी लोग। तो देखो बेटा 3 तरह के अलग अलग 3 डिफरेंट इनिबिटर साइंटिस्टों ने फाइंड किए थे। ठीक है, मैंने लिखा AID। ए से है एब्सिशन सेकंड, I से है इनिबिटर B और D से है डॉर्मे। ठीक है बच्चे, एब्सिशन सेकंड, इनिबिटर B और डॉर्म।
ये 3 अलग तरह के इनिवेटर साइंटिस्ट ने जब फाइंड आउट किए थे और बाद में पता चला, इनको कॉमन नाम दिया बच्चों, दैट इज एब्सिसिक एसिड। ठीक है, एब्सिसिक एसिड इनको कॉमन नाम दिया था। जरा देखते हैं। वैसे साइंटिस्ट के नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको। पहला साइंटिस्ट थे एडिकॉट, एडिकॉट और ओकुमा, ओकुमा। ठीक है, हाँ, इन्होंने कॉटन कॉटन फ्रूट्स में ये फाइंड आउट किया था। ठीक है, पहला आपका। दूसरा आता है आपका इनिवेटर, इनिवेशन, इनिवेटर बी बेटा फाइंड आउट किया था बेनेट एंड क्लार्क। वेरी गुड, रवि चुप हो बेनेट जाओ। एंड क्लार्क। ये फाइंड किया था बेटा पोटैटो में, पोटैटो ट्यूबर में। ठीक है, तो अब तीसरा आया। तीसरा बेटा फाइंड आउट किया था साइंटिस्ट थे बोरिंग एंड रॉबिन्सन, बोरिंग एंड रॉबिन्सन। बेट्यूला एक प्लांट होता है, उसकी लीव्स में फाइंड आउट किया था। उसकी लीफ में ये फाइंड आउट किया था। नाउ आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ दीज थ्री, सब साइंटिस्टों ने ये कंक्लूड करा कि इन सब का एक ही नाम दिया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड आपका एब्सिसिक एसिड। समझ आ गई बेटा? अब मुझे बताएंगे आप सब इसका प्रिकर्सर क्या है? कार्टिनोइड्स। हाँ, वेरी गुड, कैरोटीनॉइड्स इसका प्रिकर्सर है। अब अगर मैं कैरोटीनॉइड्स के भी बेटा डीप में जाऊं तो कैरोटीनॉइड्स का भी बेटा प्रिकर्सर आता है इसमें ज़ैंथिन, और ज़ैंथिन में भी आता है वियोला ज़ैंथिन। ठीक है, मैं नाम लिख रहा हूं। कैरोटीनॉइड्स इसका प्रिकर्सर है बच्चों, और वियोला ज़ैंथिन नाम का। इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। ठीक बेटा, अब जब ये इनिवेटर है तो इसके सारे काम इनिबिट करने वाले ही होने वाले हैं। ठीक है बच्चे, तो बस अब इसके फंक्शन और रोल हमें समझने हैं। कैन आई रब इट? रब कर दूं बच्चों? हाँ, लिखो लिखो। वीडियो ही नहीं आ रही सर आपकी। आवाज क्लियर नहीं आ रही? सब कुछ क्लियर है सर, सब कुछ क्लियर है सर। उसका नेट में दिक्कत है सर, नवदीप के नेट में। यार तो फिर चुप हो जान तेरी। चलो अच्छा अच्छा, देखो ऐसे नहीं, यहाँ पे बहस नहीं करनी होती। नवदीप कुछ अरे कनेक्शन तेरे चेक कर नेट में अपना। दिक्कत है तो चुप क्या हो जाओ यार, सही तो कह रहा हूँ। अच्छा कोई नहीं ना, मैं भी तो हूँ रूम में, तो तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? एक कोई बार नहीं सर, कनेक्शन चेक कर बेटा। अर्नव से ले लूंगा सर नोट्स, कोई नहीं। तेरे को वीडियो क्लियर नहीं आ रही नवदीप? वीडियो आ ही नहीं रही सर आपकी। बेटा बाकी सबको तो क्लियर आ रही है। सर मैं एक बार लीव करके ज्वाइन करता हूँ सर। हाँ, लीव करके दोबारा ज्वाइन कर एक बार। सर यस बेटा। सर ये वार्निंग एंड रिबंसन के एरो के साइड में क्या लिखा है? बेट्यूला एक प्लांट होता है बेटा, बेट्यूला, BETULA, बेट्यूला लीफ में ये मिला था बच्चे। ठीक है सर। और ये वार्निंग वारिंग है, वारिंग, WARING, वारिंग एंड रॉबिन्सन। आ गया सर। हो गया? यस सर। रब कर दूं इसको अब? यस सर। यस सर। चलो, now we discuss about the application and
functions of abscisic acid. ध्यान से समझेंगे बेटा, देखो बड़ी अच्छी ट्रिक बनाई है मैंने। सिम आर ड्वार्फ, आजकल जितने भी सिम आ रहे हैं बेटा माइक्रो सिम आ रहे हैं, ठीक है, तो उसी के ऊपर ये मैंने डिजाइन की है सिम आर ड्वार्फ, ठीक है। ड्वार्फ हमारे हम बॉटनी के बच्चे हैं सारे, ठीक है, तो ड्वार्फ हम समझ सकते हैं किसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है बेटा। पहला ही ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन और एप्लीकेशन में भी आता है बेटा, स्टोमेटा क्लोजर। स्टोमेटा क्लोजर, स्टोमेटा को बेटा क्लोज करता है ये, ठीक है। अब क्यों करता है, कैसे करता है, क्या इसका बेनिफिट होता है, वो हम देखेंगे। इसमें एक लाइन लिखेंगे बच्चों, द कंसंट्रेशन ऑफ एब्सिसिक acid increase in the leaves during stressful condition as a result stomata present in the epidermis of leaf close to prevent the loss of water, और ब्रैकेट में लिख लेना दैट मीन्स इनहिबिट ट्रांसपिरेशन, एक बार लीफ से रिपीट कर दो सर, लीफ या एपिडर्मिस ऑफ लीफ से। हाँ रिपीट करो। As a result, stomata present in the epidermis of leaf close to prevent the loss of water, मतलब इनहिबिट ट्रांसपिरेशन, ठीक है। That's why it is called, ये एब्सिसिक एसिड बेटा एंटी ट्रांसपेरेंट कहा जाता है। इसे एंटी ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। बच्चों अगर मेरी स्पेलिंग से एक दो मिस्टेक हो तो प्लीज उसको आप ध्यान देना, हो जाता है एक दो स्पेलिंग्स कभी कभार मेरे से मिस्टेक में आ जाती है। एंटी ट्रांसपेरेंट बोलते हैं बेटा इसको, ठीक है। एब्सिसिक एसिड को एंटी ट्रांसपेरेंट मतलब ट्रांसपिरेशन को स्टॉप करने वाला। और बेटा क्योंकि ये स्ट्रेस कंडीशन में रिलीज हो रहा है ये हार्मोन, जब प्लांट को क्या होता है बच्चे, जैसे प्लांट ऐसी जगह प्रेजेंट है जहां पर पानी का अमाउंट अच्छा नहीं प्रेजेंट, तो एब्सिसिक एसिड रिलीज करेगा और उससे क्या होगा, स्टोमेटा क्लोजेस होंगे और पानी की सेविंग होगी, ठीक है। तो ट्रांसपिरेशन को लो कर रहा है और एंटी ट्रांसपेरेंट इसलिए इसको बोला जाएगा। और बेटा स्ट्रेस हार्मोन भी बोला जाएगा इसको, स्ट्रेस हार्मोन भी बोला जाएगा। समझ आया ये पॉइंट?
सर एंटी ट्रांसपेरेंट क्यों कहेंगे इसको? एंटी ट्रांसपेरेंट बेकार क्योंकि ट्रांसपिरेशन को स्टॉप कर रहा है, ट्रांसपिरेशन को लो कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, ट्रांसपिरेशन क्या होता है? एवापोरेशन ऑफ वाटर ना प्लांट के थ्रू, तो उसको स्लो कर रहा है स्टोमेटा के क्लोज करने से। ठीक है, अब नोट पॉइंट में इस पॉइंट की एप्लीकेशन आया, एक बहुत बढ़िया एप्लीकेशन लिखना। एब्सिसिक एसिड reduce the requirement of water. Abscisic acid reduce the requirement of water in irrigation. In irrigation. बट बेटा एक चीज इसमें ऐड कर लेना, माइन्यूट क्वांटिटी की एप्लीकेशन, मतलब माइन्यूट क्वांटिटी का एब्सिसिक एसिड एप्लीकेशन में लिया जाता है। अगर ज्यादा अमाउंट में एब्सिसिक एसिड यूज कर दिया तो वो तो पूरा क्लोज कर देगा। ठीक है, मैं लिख रहा हूं यहां पर एक चीज, इसकी एप्लीकेशन में बेटा यहाँ पे माइन्यूट एब्सिसिक एसिड क्या करेगा? पार्शियल स्टोमेटा क्लोज करेगा। जिससे ऐसा भी ना हो कि ट्रांसपिरेशन पूरी ही रुक जाए, तो वो तो बिल्कुल प्लांट के लिए और खतरनाक हो जाएगा। बात समझ में आ गई बेटा? एवरीवन गॉट इट दैट पॉइंट? यस सर। चलो वेरी गुड। अगला है बेटा इनिबिशन ऑफ सीड जर्मिनेशन। आई से आएगा इनिबिशन ऑफ सीड जर्मिनेशन। अब देखो, क्योंकि इनिबिटर है तो जर्मिनेशन को रोकेगा, और ये बेटा बिल्कुल एंटी काम कर रहा है जिबरेलिक एसिड के। ठीक है, लिखना बच्चे, इसमें एक लाइन लिखेंगे, इंपॉर्टेंट है। एब्सिसिक एसिड इनिबिट, एब्सिसिक एसिड इनिबिट जिबरलिन mediated amylase formation. Abscisic acid inhibited gibberellin mediated amylase formation during seed germination and also inhibit their sprouting. अगर बच्चों आपको याद हो तो जिबरेलिक एसिड में हमने सीड जर्मिनेशन के पॉइंट में दो चीज पढ़ी थी कि अमाइलेज और प्रोटीएज दो एंजाइम एक्टिवेट करता है जिबरेलिक एसिड। ठीक है, जिससे जर्मिनेशन में हेल्प हो जाती है और जर्मिनेट कर जाता है सीड। तो बेटा ये आपका एब्सिसिक एसिड उन चीजों को ब्लॉक कर रहा है, ये अमाइलेज की फॉर्मेशन को रोक रहा है। ठीक है, जिससे सीड की जर्मिनेशन रुक रही है और स्प्राउटिंग रुक रही है। क्लियर टू ऑल? एक बार ये सेंटेंस दोबारा रिपीट करना सर। डेफिनेशन या समझाना? नहीं सर, ये बोल दो बस। देखो क्या होता है बेटा, बोल दो हाँ सर, मेरी बस बात सुनो। sentence। इनिबिशन ऑफ सीड जर्मिनेशन, मैंने जिबरेलिक एसिड पढ़ाते हुए आपको बताया था सीड जर्मिनेशन का एक पॉइंट। जिबरेलिक एसिड डोरमेंसी को भी ब्रेक करता है और सीड जर्मिनेशन में भी हेल्पफुल होता है। तो सीड Yes, sir। जर्मिनेशन में बेटा मैंने लिखवाया था आपको, आप देखना अपने नोट्स में, कि अल्फा अमाइलेज और प्रोटीएजेस, हाँ सर। अमाइलेजेस और प्रोटीएजेस दो एंजाइम को वो एक्टिवेट करता है, जिससे क्या होती थी, जर्मिनेशन में हेल्प मिलती थी, एंडोस्पर्म का डाइजेशन शुरू होता था, Yes, sir। न्यूट्रिशन वाले। ठीक है, तो एब्सिसिक एसिड बेटा उसी पॉइंट को इनिबिट कर रहा है, ये अमाइलेज को बनने से रोकेगा। ठीक है, अब अमाइलेज को बनने से रोकेगा तो सीड जर्मिनेशन को रोक रहा है और उसकी स्प्राउटिंग होने से भी रोक रहा है। क्लियर हुआ? लाइन क्या थी वो बोल दो सर, गिबरेलिन मेडिएटेड वो वाली। हाँ लिखो, एब्सिसिक एसिड इनहिबिट जिबरेलिन मीडिएटेड अमाइलेज, एब्सिसिक एसिड इनहिबिट
जिबरलिन mediated amylase formation during seed germination Okay, and sir. also inhibit their sprouting. ठीक है, thank you, sir. अगला आ गया अब एम से। ये बेटा मेटाबॉलिज्म को भी इनहिबिट करता है, इसका काम तो इनहिबिट करना ही है बस। मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करेगा। अब देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैंने एम से लिखा है लेकिन ये रिलेट है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट से। लिखेंगे इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन, इट इनहिबिट्स, मतलब एब्सिसिक एसिड इनहिबिट्स प्रोटीन एंड आरएनए सिंथेसिस, प्रोटीन एंड आरएनए सिंथेसिस and cause the destruction of chlorophyll and cause the destruction, repeat करता हूं, abscisic acid inhibit the protein and RNA synthesis, protein and RNA synthesis and cause the destruction of chlorophyll, and cause the destruction of chlorophyll। और क्लोरोफिल के डिस्ट्रक्शन से क्या हुआ बेटा? सेनेसेंस ऑफ लीफ, मेटाबॉलिज्म अफेक्ट हो जाएगा, वो रिएक्ट नहीं कर पाएंगे। वेरी गुड, ठीक है। क्लोरोफिल नहीं बन पाएगा अच्छे से बेटा तो लीव्स की तो सारी प्रोसेस अफेक्ट हो जाएगी, और भी चीजें अफेक्ट होंगी, फोटोसिंथेसिस अफेक्ट हो जाएगी, तो सेनेसेंस पूरी ही प्लांट की बढ़ जाएगी। मैंने लिखा है स्पेशली लीफ के लिए भी, लीफ पे ज्यादा अफेक्ट करेगा ये। समझ आ गई बेटा बात? यस सर। ठीक है, तो ये हमारा सिम पूरा हो गया, SIM सिम हो गया पूरा। अब आता है बेटा ए से आर। आर से आएगा एक एब्सिशन, अच्छा इस तरह की ट्रिक से मैं समझता हूँ सारे हॉर्मोन्स की एप्लीकेशंस याद करने में दिक्कत नहीं आई होगी। हाँ सर, ठीक है सर, कंफ्यूजिंग भी नहीं है। और हाँ, परसों को टेस्ट है, ठीक है। सर NCERT और नोट्स ढंग से पढ़ लेना। चलो बेटा, एब्सिसिक एसिड में एक ही पॉइंट, बड़ी छोटी सी लाइन है, इट प्रमोट एब्सिशन ऑफ फ्लावर एंड फ्रूट्स, इट प्रमोट एब्सिशन ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, फ्लावर्स हैं फ्रूट्स हैं उनके एब्सिशन को ये प्रमोट करेगा। ठीक है, लास्ट पॉइंट आ गया अपना डी से, और डी से क्या पॉइंट बनेगा? डोरमेंसी। अब समझ जाना कि डोरमेंसी हुआ है और बात हो रही है एब्सिसिक एसिड की, और एब्सिसिक एसिड इज अ इनहिबिटर देन इट प्रमोट द डोरमेंसी आल्सो। ओके, इसमें भी एक लाइन लिखेंगे सभी बच्चे, एब्सिसिक एसिड induce the dormancy of buds and seeds, abscisic acid induce the dormancy of bud and seeds। ठीक है, स्पेशली बड और सीड पे बहुत अच्छे से ये डोरमेंसी दिखाता है, मतलब बड्स जो बन रही हैं उनको स्प्राउट होने से रोकेगा, और बेटा सीड में डोरमेंसी आपको अभी डिटेल में आगे हम पढ़ने वाले हैं, इसके अगला टॉपिक वही है। ठीक है, तो इनको ये प्रमोट करने वाला है। एक लाइन और लिखेंगे, इसी वजह से बेटा इसको डोरमिन जो नाम था ना, डोरमिन, डोरमिन नाम इसीलिए दिया गया था क्योंकि ये डोरमेंसी को बढ़ा रहा है। जो डोरमिन एक कंपोनेंट फाइंड आउट किया था ना, वो उस नाम की बात कर रहा हूं। एक लाइन ऐड करना बेटा, द डोरमेंसी ऑफ बड एंड सीड the dormancy of bud and seed is overcome by gibberellin।
मतलब इससे जो डोरमेंसी इंड्यूस हो रही है बेटा वो जिबरेलिन ओवरकम कर सकता है, ठीक है। वो जिबरेलिन ओवरकम कर सकता है। अब डोरमेंसी का बेटा इसका एक एप्लीकेशन भी है, एक नोट पॉइंट करके डालेंगे। सर एंटागोनिस्ट का क्या मतलब है? एंटागोनिस्ट अभी आगे इसके आगे डिस्कस करने वाले हैं। पहले आप इसका ना एक एप्लीकेशन पॉइंट डोरमेंसी में लिखना बाय द यूज ऑफ डोरमेंसी, by the use of dormancy by abscisic acid the seeds are withstand in unfavorable condition हो गया बेटा। अनफेवरेबल कंडीशन में सीड की डोरमेंसी होना जरूरी होता है बेटा। अगर सीड की डोरमेंसी अनफेवरेबल कंडीशन में नहीं होगी तो वो ग्रो कर भी जाए, स्प्राउट कर भी जाए, तो डेवलप नहीं हो पाएगा, ठीक है। डेवलप नहीं हो पाएगा तो क्या फायदा। इससे अच्छा तो ये है कि फेवरेबल कंडीशंस का वेट कर ले और सीड में थोड़ी डोरमेंसी दिखाई दे। समझ आ रही है बच्चों? कंटिन्यू एक लाइन में और लिखेंगे बेटा, इट प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन सीड डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन। इट प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन सीड डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन। सीड डेवलपमेंट और मैच्योरेशन में ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसको बेटा एंटी जीए बोलते हैं, मतलब एंटागोनिस्टिक टू जिबरेलिक एसिड। जिबरेलिक एसिड के उल्टा। एंटागोनिस्टिक मतलब होता है विपरीत, अपोजिट, उल्टा, ठीक है। तो इसको एंटी जिबरेलिक एसिड बोला जाता है। सभी बच्चों को क्लियर हुआ यहां तक सभी कुछ? सर ये एंटी वाला लाइन बताना है। एंटी वाली लाइन अभी क्लियर हो जाएगी इसके बाद आपको। एंटी मतलब बेटा अपोजिट, जैसे एंटीजन होते हैं, ठीक है, एंटीबॉडीज, उल्टा, अपोजिट, ठीक है। तो जैसे वायरस के अगेंस्ट एंटीवायरस बनाए जाते हैं, तो ये क्या है, जिबरेलिक एसिड के अपोजिट इसके रोल्स हैं। तो ये जिबरेलिक एसिड का एंटी है। भाई जिबरेलिक एसिड अगर किसी चीज को बढ़ा रहा है तो इसको कम कर रहा है। जिबरेलिक एसिड सेनेसेंस को कम करता है, ये सेनेसेंस बढ़ा रहा है। वो डोरमेंसी को कम करता है, ये डोरमेंसी बढ़ा रहा है। समझ आ गई बात? साइटोकाइनिन लेटरल ग्रोथ करवा रहा था और ऑक्सिन वो करवा रहा था वैसे वाली ग्रोथ, तो वो भी एक दूसरे के एंटागोनिस्ट ही थे सर। अब वही पढ़ना है हमें। अब मैं इसको रब कर दूं? यस सर। चलो भाई, ये आपके पांचों हार्मोन्स कंप्लीट हुए। अब हमें दो इफेक्ट देखने हैं इन हार्मोन्स के, सिनर्जेटिक और एंटागोनिस्टिक इफेक्ट। पहले देखेंगे सिनर्जेटिक इफेक्ट। सर हाँ बेटा। सर इसमें लिखा है कि इसमें सीड में डोरमेंसी कॉस्ट करेगा ये। हाँ, जैसे सीड में किस तरह से डोरमेंसी करेगा? सीड की जर्मिनेशन में जो डोरमेंसी कॉस्ट करेगा। तो सीड की डोरमेंसी से ही तो जर्मिनेट नहीं हुआ, तो उसी तो कहा जाएगा डोरमेंसी। यहाँ सर लिखा है डोरमेंसी इन सीड्स। देख बेटा, जर्मिनेशन एक अलग पॉइंट है, जैसे मैंने तुम्हें लिखाया इनहिबिट सीड जर्मिनेशन, और फिर मैंने बताया डोरमेंसी को भी बढ़ावा देता है। तो डोरमेंसी क्या होती है, एक ऐसी फेज होती है, ऐसा पीरियड होता है कि जब कंडीशन फेवरेबल भी है अगर, तब भी वो चीज ग्रो ना हो पाए। समझ में आई? अभी इसको हम डिस्कस करेंगे आगे। कंडीशन अगर फेवरेबल है, फेवरेबल कंडीशन तुम दे रहे हो, बट एब्सिसिक एसिड प्रेजेंट है और वो उसको रोक रहा है, अभी मत जर्मिनेट कर, अभी मत जर्मिनेट कर, ठीक है, तो वो डोरमिनेंट हो गया, वो डोरमेंसी कहलाएगी। और जर्मिनेशन एक अलग चीज है, वो उसके बाद की प्रोसेस है। जी अभी क्लियर हो जाएगा ये तेरे। अब डालना आप सिनर्जेटिक इफेक्ट।
सिनर्जेटिक इफेक्ट होता है बेटा, सिनर्जेटिक इफेक्ट होता है जब दो हार्मोन किसी एक फंक्शन को बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है। इसमें मैं दो ऑक्सीजन मार्क साइटोकाइनेसिस, बनाऊंगा। क्या बेटा? जैसे ऑक्सीजन साइटोकाइनेसिस सेल डिवीजन कुछ हद तक वो भी कर रहे थे सर, ग्रोथ को वो भी प्रमोट ही कर रहे थे। हाँ 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 हाँ, वही सब हम देखेंगे, ठीक है। तो वही देख लेते हैं बेटा। पहला है जैसे सेल डिवीजन, इसमें मैं दो मार्क बनाऊंगा बेटा। ऊपर वाला मार्क मतलब किसी चीज को बढ़ा रहा है, और ये नीचे की तरफ जो मार्क है वो उसको घटा रहा है, ठीक है। जैसे पहला है बेटा सेल डिवीजन। भाई गाने क्यों गा रहा है? गाने गा रहा है? अच्छा चल गा दे, कौन सा गाएगा? सर बहुत अच्छे सिंगर है नवदीप। तो नवदीप ही गा रहा था। नो सर, मैं नहीं था, ये अर्नव था। ओह, मैं नहीं था सर। अर्नव की आवाज तो नहीं थी। देखो ऑक्सिन मैंने बड़ा बताया, ऑक्सिन इंक्रीज करेगा सेल डिवीजन को और साइटोकाइनिन। तो बेटा इन द, अगर आप बात करें सेल डिवीजन की, ठीक है, देन ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन बोथ आर गिव द सिनर्जेटिक इफेक्ट। दोनों इस चीज को बढ़ा रहे हैं। समझ आई बात? ठीक है। दूसरा आप देखेंगे एब्सिशन। एब्सिशन को बेटा आपका कौन कौन बढ़ा रहे हैं? एक तो इथाइलिन, और सर और? कुछ क्या कहते हैं, ऑक्सीजन भी सर ओल्ड की तो प्रमोट ही करता ही है। नहीं, ओल्ड ईज के एब्सेप्शन को तो प्रमोट करता ही ना सर, वो भी। वो एपिकल डोमिनेंस वाली बात है, ठीक है। एब्सिशन का अगर पूरा ढंग से देखा जाए बेटा, उन पॉइंट्स को मत कंटिन्यू करो, जो मेन रोल है उस पर जाना आप, ठीक है। तो एब्सिशन को जो पूरे अच्छे से प्रमोट कर रहा है वो आपका इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड, ठीक है। तो ये हो गए आपके सिनर्जेटिक इफेक्ट। अब मैं देखता हूं एंटागोनिस्टिक। एंटागोनिस्टिक इफेक्ट में पहला आता है बेटा डोरमेंसी। अब मुझे बताओ, एंटागोनिस्टिक मतलब अपोजिट, ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट, एक इधर जा रहा है तो एक इधर जा रहा है अपोजिट। इसमें क्या था, दोनों एक तरफ जा रहे हैं। मुझे बताओ डोरमेंसी में एंटागोनिस्टिक कौन कौन होंगे? अर्नव, अभी तो बिल्कुल डिस्कस कर ही रहे थे हम। ऑक्सीजन और एब्सिसिक एसिड। ऑक्सीजन होगा सर, एक तो होगा कौन सा? ऑक्सीजन ऑक्सीजन सर डोरमेंसी को घटाएगा और एब्सिसिक एसिड बढ़ाएगा। देखो मैं फिर बोल रहा हूं आपको, ऑक्सीजन आपका ठीक है बात, बट उससे अच्छा एक और है जो बिल्कुल हर तरह की डोरमेंसी को कंट्रोल कर रहा है। ऑक्सीजन में देखोगे, हाँ बेटा कौन सा? जिबरेलिन। यस, वेरी गुड। जिबरेलिन बेटा सीड डोरमेंसी इज द मेन डोरमेंसी, ठीक है। तो यहाँ आप जिबरेलिन को कंटिन्यू करोगे, ठीक है। तो इसमें एब्सिसिक एसिड है, वो तो बढ़ा रहा है, देखो मैंने मार्क ऊपर को बनाया, ठीक है। और जिब्रेलिक एसिड डोरमेंसी को कम कर रहा है। बेटा ध्यान से समझ लेना, ये इस पे क्वेश्चन अच्छे बनते हैं और कंफ्यूज हो जाओगे आप, ठीक है। तो डोरमेंसी को कम कर रहा है जिब्रेलिक एसिड और बढ़ा रहा है एब्सिसिक एसिड। अब आगे बात देखो, ऑक्सीजन वाली बात अब आएगी। दूसरा है एपाइकल डोमिनेंस। यस सर, इसमें ऑक्सीजन है, बताओ भाई। ऑक्सीजन बढ़ा रहा है सर, और ऑक्सीजन साइटोकाइनिन ऑक्सीजन इसको बढ़ाएगा और कम कौन करेगा? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन, वेरी गुड। साइटोकाइनिन इसको कम करेगा, ठीक है। तो ये एंटागोनिस्टिक इफेक्ट हो गए। अब लास्ट है आपका सेनेसेंस। सेनेसेंस बताओ मुझे। सर गिबरेलिन तो सेनेसेंस को घटाता है सर।
जिबरेलिन लिबरलिन को सेनेसेंस होने सर नहीं देगा यही ना हो सर। जाएगा सर, वही हो जाएगा इसमें। जो जिब्रेलिन होगा वो सेनिसेंस को जो टाइम पीरियड होगा उसको बढ़ा प्रोमोटर देगा। सेनेसेंस को कम करेंगे और सर जो इनहिबिटर है वो सेनेसेंस को हाँ प्रमोट वो करेंगे सर। सेनिसेंस। नहीं, वो बात तो ठीक है। देखो मेरी बात को समझो आप, ये एंटागोनिस्टिक इफेक्ट वाली जो बात है ना बेटा, ये पॉइंट पे एंटागोनिस्टिक होंगे। जैसे मेरी कहने की बात है, जैसे इससे पहला डोरमेंसी वाला पॉइंट था, एब्सिसिक एसिड सीड डोरमेंसी को प्रमोट कर रहा है, तो जिबरेलिक एसिड सीड डोरमेंसी को ही नीचे ला रहा है। सर इसमें तो सर साइटोकाइनिन भी तो ओवरकम करता है सर सेनेसेंस को। साइटोकाइनिन ओवरकम करेगा सर सेनेसेंस को तो। अब उसका एंटागोनिस्टिक इफेक्ट देखो आप, कोई ऐसा है एक इसमें करता है साइटोकाइनिन बेटा? सर इसमें तो याद आएगा ना कि जो ग्रोथ को प्रमोट करते हैं वो सेनिसेंस का टाइम पीरियड बढ़ाते हैं, हाँ, और जो ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, जो इनहिबिटर हो गए, वो सेनिसेंस का टाइम भी घटा रहे हैं। नहीं बात तुम्हारी ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, सेनेसेंस को बढ़ाएगा, ये तो बिल्कुल क्लियर है, एब्सिसिक एसिड, ये हम देख चुके हैं अभी। ठीक है, मैंने इनिवेशन में बताया था आपको, सीड की, बड की, इन सब की जो है वो म्यूट कर दो सर, डिस्टरबेंस आ इनिबिट रही सेनेसेंस को बढ़ाएगा। अब इसका जो एंटागोनिस्टिक इफेक्ट देखा जाता है बेटा, वो ऑक्सिन में देखा जाता है। ऑक्सिन सेनेसेंस को कम करेगा, स्पेशली बड वगैरह और ऐसी चीजें, डिवीजन वाली बात जो होती है। समझ आई बात मेरी? यस सर। वैसे बेसिकली इन्हीं पॉइंट्स पर ही क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। ठीक है, हालांकि पॉइंट्स एंटागोनिस्टिक अगर हर सेंस में देखोगे तो बहुत सारे पॉइंट निकल कर आएंगे आपके सामने, जो आप मुझे भी बता भी रहे थे। ठीक बेटा, ये क्लियर हुआ सभी को? यस यस सर। सर। रब कर दूं? नो, एक मिनट सर। हाँ हाँ लिखो। कर दो सर। चलो अब देखो बच्चों, ये हार्मोन मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ये एक इंट्रिंसिक इफेक्ट है। जैसे जेनेटिक होता है ना, ऐसी हार्मोन से एक इंट्रिंसिक इफेक्ट है। अब कुछ फैक्टर तो हम बाहर के पढ़ चुके हैं बेटा पहले, जैसे टेम्परेचर पढ़ा था हमने, वाटर पढ़ा था हमने, ग्रेविटी पढ़ा था, जो इसमें रोल प्ले करते हैं। ऐसे ही बेटा एक दो चीजें और हैं जो प्लांट्स की ग्रोथ और उस जर्मिनेशन के लिए डिपेंड होती है इन्वायरमेंट पर। ठीक है, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको समझना है बेटा, वो यही है, कौन सा? आपका सीड का डोरमेंट। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा सीड डोरमेंट। ठीक है, देखेंगे जरा इसको, क्या होती है सीड डोरमेंसी। दो पॉइंट आएंगे बेटा इसमें, एक तो डोरमेंसी, एक क्वाइसेंस। एक डोरमेंसी और एक पॉइंट है क्वाइसेंस। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस समझना बड़ा जरूरी है, और ये इंपॉर्टेंट है बेटा, पूछा जा सकता है। देखो जरा, अगर प्लांट को, सीड को बेटा सारी फेवरेबल कंडीशन मिल रही हैं, फेवरेबल कंडीशन नहीं मिल रही हैं, फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन नॉट अवेलेबल। ठीक है, तो सीड जर्मिनेट नहीं कर रहा, नो सीड जर्मिनेशन। तो बच्चे सीड जर्मिनेशन नहीं कर रहा, ठीक है, उसको बोलेंगे क्वाइसेंस, दैट इज कॉल्ड क्वाइसेंस। मतलब
अभी इन्वायरमेंट कंडीशन फेवरेबल नहीं है, जब फेवरेबल आएंगी तो वो जर्मिनेट कर जाएगा। ठीक है, वैसे भी बेटा सीड ना एक पीरियड लेता है, जिसे कहते हैं थोड़ा सा टाइम लेता है ना जर्मिनेशन से पहले ना। ठीक है, तो अभी फेवरेबल कंडीशन नहीं है, ठीक, सीड जर्मिनेट नहीं कर पा रहा ड्यू टू द अनअवेलेबिलिटी ऑफ फेवरेबल एनवायरनमेंट कंडीशन, तो उसे क्वाइसेंस बोला जाएगा। समझ आ गई बेटा? अब इसके अपोजिट आएगा डोरमेंसी। डोरमेंसी में क्या होगा बच्चों? सीड को फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन अवेलेबल है, तब भी वो जर्मिनेट नहीं कर रहा। दिस इज कॉल्ड डोरमेंसी। क्लियर हुआ बच्चों? जैसा कि नाम बता रहा है, मतलब सब कुछ हम दे रहे हैं तब भी आप नहीं पढ़ रहे, है ना, तो वो डोरमेंसी हो जाएगी। और एक बच्चा अगर उसको फैसिलिटी नहीं मिल पा रही, फैसिलिटी मिले तो पढ़ लेगा, तो वो क्वाइसेंस हो गया। समझ में आ गई बात बच्चों? हाँ ना, कुछ तो बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब हम देखेंगे डोरमेंसी के कारण क्या है। हेडिंग डलेगी आपकी रीजन फॉर डोरमेंसी, रीजन फॉर डोरमेंसी, और फिर हम देखेंगे ब्रेकिंग डोरमेंसी। इसी में आएगा बेटा आपका फोटोब्लास्टिक सीड जो होता है। रब कर दूं इसको? रब कर दूं बेटा? जी सर, Yes. कर दीजिए। अब देखो मेरी बात समझना, डोरमेंसी होने के, सीड की डोरमेंसी होने के कई कारण होते हैं। सबसे बड़ा कारण तो इसका सीड कोट ही माना जाता है, क्योंकि वो काफी टफ होता है। ठीक है, एक एक करके हम कई सारे पॉइंट्स लिखने वाले हैं। ठीक, पहला देखना बेटा सीड कोट, सीड कोट की वजह से। ठीक है, एक एक एग्जांपल बताता चलेंगे हम। ठीक है, जैसे बच्चों इसमें सीड कोट इम्परमेबल होता है फॉर गैसेस। ठीक है, सीड कोट इम्परमेबल होता है गैसेस के लिए, जिसके वजह से सीड की जर्मिनेशन में दिक्कत आ रही है, और ऐसा होता है एप्पल के साथ। एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट। एप्पल के साथ ऐसा होता है बेटा, उसका सीड का कोट गैसेस को अलाउ नहीं करता। अब दूसरा पॉइंट है, अगर बच्चे सीड इम्परमेबल हो वाटर के लिए, ठीक है, मतलब वाटर को अलाउ ना करे वो, और उसकी वजह से इम्परमेबिलिटी हो, तो आपने एक नाम सुना है सीड का, फेनुग्रीक। फेनुग्रीक सुना है बेटा किसी ने? शायद खाए भी होंगे। क्या होता है वैसे हिंदी में, क्या होता होता क्या है नो सर? सर। शायद एक बार चेक करना, अलसी को बोलते हैं शायद फेनुग्रीक। इसका बॉटनिकल नाम भी लिखे ना बेटा, ट्रिगोनीला। ट्रिगोनीला। तो इसमें जो इम्परमेबल होता है बेटा है वाटर के लिए, तो सीड जर्मिनेट करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अब बच्चे कुछ ऐसे भी सीड होते हैं, सर फेनुग्रीक के स्पेलिंग बोलना क्लियर नहीं हो रहा बोर्ड। FENUGREEK, FENUGREEK, और ट्रिगोनोला की भी लिख लो, TRIGONOLA।
NELLA। हो गया बच्चा। अब देखो तीसरा बेटा, अगर सीड कोट मैकेनिकल रेजिस्टेंट है, मैकेनिकल रेजिस्टेंट समझता है, मतलब वो इतना हार्ड कवरिंग है। देखो बेटा सीड के अंदर आपका एम्ब्रियो है, अब उसको प्ल्यूम्यूल को अगर बाहर आना है ना, या रेडिकल को बाहर आना है, तो सीड कोट को ब्रेक करके आना होता है। कुछ प्लांट, कुछ सीड्स इतने हार्ड कोटिंग होते हैं कि आप उनको, जब तक आप उनको बाहर से मैकेनिकल प्रेशर नहीं दोगे ना, सीड जर्मिनेट नहीं हो पाता। तो कुछ टेक्निक होती है सीड डोरमेंसी ब्रेक करने की, वो बाद में पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जो मैकेनिकल रेजिस्टेंट होते हैं, मतलब आप उनको ज्यादा कूटना पड़ेगा आपको, छोटे मोटे प्रेशर देने से तो उनका सीड कोट खराब नहीं होने वाला, ठीक है। एग्जाम्पल है एमारैंथस, ये नाम सुना होगा बेटा आपने, एमारैंथस। इसे लोकल में राजगिरा भी बोलते हैं। हो गया बेटा। सर ये क्या होता है ये एमरैंथस? एमारैंथस बेटा एक सीड ही है, ठीक है। एनुअल प्लांट है ये। हाँ फूल एनुअल होता प्लांट है है ये। शायद पिंक कलर का कोई बड़ा फूल। हाँ, तो मतलब प्लांट का, उसके सीड की बात कर रहा हूँ ना मैं, ठीक है। तो उसके सीड में एमारैंथस एक प्लांट होता है, आप नेट पर डाल के देखना। और ये ज्यादातर शायद ठंडे इन्वायरमेंट में ज्यादा मिलता है, यस सर, हिली एरियाज में ज्यादा मिलता है। हिली एरियाज में मिलेगा आपको। तो इसके सीड बेटा बहुत ही टफ होते हैं, आसानी से नहीं खराब होते इसके सीड, ठीक है। अब तो ये तो हो गया बेटा सीड कोट के बेस पर। अब एक कारण ऐसा भी होता है कि सीड के अंदर जो एम्ब्रियो प्रेजेंट है, वो एम्ब्रियो इम्परमिएबल, इमेच्योर हो, कहने का मतलब है, मतलब बेटा एम्ब्रियो ढंग से ना बन पाया हो, तो उस केस में भी ऐसा होता है कि सीड जर्मिनेट ना हो पाए, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखना है हमें, रब कर रहा हूं मैं इसको, immaturity of embryo। ठीक है, अभी अंदर का एम्ब्रियो मैच्योर ही नहीं हो पाया है, ठीक है। तो ये भी एक कारण बनेगा बेटा, और इसका एग्जांपल है सिल्वर एप्रिकॉट। और उसका बॉटनिकल नेम आप गिंको बिलोबा, ये नाम सुना होगा आपने। इसको सिल्वर एप्रिकॉट भी बोलते हैं, ठीक। अब बेटा कुछ ऐसे भी सीड होते हैं जो, जिनको लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अगर लाइट प्रेजेंट है तो वो ग्रो होंगे, और कुछ ऐसे होते हैं बेटा जिनको लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जिन्हें लाइट का एक्सपोजर नहीं चाहिए होता, ठीक है। तो वो दोनों ही हम पढ़ेंगे। अगला है लाइट के रिगार्डिंग। इसमें दो आते हैं बेटा, पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक, पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक सीड, जिन्हें नीड होती है लाइट के एक्सपोजर की, ठीक है। पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक उनको बोलेंगे, फोटो लाइट ब्लास्टिक, ठीक है, मतलब वो ग्रो हो जाए, उससे रिलेटेड वर्ड है, ठीक है। एकदम से जर्मिनेट हो जाए, ब्लास्ट हो जाए एक तरह से, तो जब लाइट का एक्सपोजर मिलेगा उन्हें, तभी वो जर्मिनेशन में जा पाएंगे बेटा, ठीक है। तो दीज आर पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक।
और इसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है टोबैको। ठीक है, इसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है टोबैको। टोबैको का बोटनिकल नेम बताएगा कोई बच्चा? टोबैको का बोटनिकल नेम बेटा? वो टबैको कुछ ऐसी है, निको पूरा नहीं यार सर, निकोटीमा कुछ ऐसी है, निकोटियाना। निकोटीमा। अच्छा, नेट से टबैको देखकर बताना मुझे। निकोटियाना पहला वर्ड मैं बता रहा हूँ। निकोटियाना टोबैकम। नहीं, हाँ निकोटियाना टोबैकम, ठीक बोला। सर स्पेलिंग NICOTIANA NICOTIANA निकोटियाना TABACCUM। CUM ठीक है। एक नाम और लिखना बेटा, लैक्ट्यूका, LACTUCA, लैक्ट्यूका सटाइवा। ये भी पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक में आता है, लैक्ट्यूका सटाइवा। और इस लैक्ट्यूका सटाइवा में एक पॉइंट और मैं अच्छा बता देता हूं बेटा, रेड लाइट से अगर इसको रेड लाइट मिले तो आप कह सकते हैं जर्मिनेशन इंड्यूस होगा, रेड लाइट इंड्यूस जर्मिनेशन। और बेटा फार रेड लाइट इनहिबिट कर जाएगी जर्मिनेशन। ये फार रेड लाइट और रेड लाइट का कॉन्सेप्ट आपको समझ आएगा आगे। ठीक है, अभी हम फ्लावरिंग वाला पॉइंट पढ़ेंगे तब। क्लियर हुआ बेटा यहां तक सबको? सर ये लैक्ट्यूका सटाइवा है क्या चीज, मतलब प्लांट इसको है बेटा क्या? नेट पे चेक करके देखना तुम, इसका कॉमन नेम मुझे नहीं पता, देखा नहीं मैंने। ठीक है, इसको नेट पे चेक करना एक बार। जी सर। अब दूसरा आएगा बेटा, जैसे पॉजिटिव है ऐसे ही नेगेटिव, नेगेटिव फोटोब्लास्टिक सीट। That means they does not require any type of the light exposure। ठीक है, उनको बेटा कोई भी लाइट एक्सपोजर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर लाइट मिल जाए तो वो जर्मिनेट और नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नो रिक्वायरमेंट ऑफ लाइट एक्सपोजर। और एग्जांपल बड़ा बढ़िया है अनियन और लिली। अनियन और लिली वगैरह जो फ्लावर्स होते हैं ना, ये इसी में आते हैं बेटा। हो गया यहां तक? आगे लिखेंगे बेटा, डोरमेंसी ड्यू टू चिलिंग टेम्परेचर, डोरमेंसी ड्यू टू चिलिंग टेम्परेचर रिक्वायरमेंट। लिख लिया? सीधा एग्जांपल लिख दूं? बच्चों यहां तक तो लिख लिया ना, रब तो कर दूं सबने? यस सर। सर लिखना Yes, sir. डोरमेंसी ड्यू टू चिलिंग टेम्परेचर रिक्वायरमेंट। लिख लो इसको, मैं बोल रहा हूं डोरमेंसी ड्यू टू चिलिंग टेम्परेचर रिक्वायरमेंट। एग्जांपल है पॉलीगोनम, पॉलीगोनम। इसको बेटा नॉट वीड भी बोला जाता है। इसको क्या होता है कि चिलिंग टेम्परेचर मतलब ऐसा टेम्परेचर चाहिए जो बहुत ठंडा हो तो ये जर्मिनेट होगा। ठीक है, आगे हमें वर्नलाइजेशन भी पढ़ना है, वो भी इसी से रिलेटेड आएगा बेटा। अगला पॉइंट है बेटा, डिमांड ऑफ
आफ्टर राइपनिंग पीरियड, डिमांड ऑफ आफ्टर राइपनिंग पीरियड, आफ्टर राइपनिंग पीरियड का मतलब है बेटा कुछ ऐसे सीड होते हैं जिनको जर्मिनेशन के लिए कुछ टाइम चाहिए होता है, आप उनको फेवरेबल कंडीशन दो तो बेटा वो धीरे धीरे जर्मिनेट हो जाएंगे, उसे आफ्टर राइपनिंग पीरियड में गिना जाता है। ठीक है, इसमें एक लाइन लिख लेंगे बेटा, some seed have mature embryo, some seed have mature embryo but do not germinate immediately, but do not germinate immediately. सर वो रिपीट कर दो सर ये। हाँ, some seed have mature embryo, embryo तो mature होता है उनका, but do not germinate immediately due to the absence of growth hormone. They require a period of after ripening. They require a period of after ripening in which they attain the power to germinate. In which they attain the power to germinate. In which they attain the power to germinate. सर एक बार रिपीट करना। ठीक है बेटा, रिपीट कर रहा हूं। Some plants have a mature embryo but do not germinate immediately due to the absence of growth hormone. They require a period of after ripening during which they attain a power to germinate. कहने का मतलब है बेटा कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो तुरंत एकदम से जर्मिनेट नहीं हो पाते, उनको अगर इन्वायरमेंट कंडीशन फेवरेबल मिल भी गई तब भी, ठीक है, उनको एक पीरियड चाहिए होता है जिसे आफ्टर राइपनिंग पीरियड करते हैं, जिसमें वो अपने आप को डेवलप्ड करते हैं, अपने ग्रोथ हार्मोन्स डेवलप करते हैं अंदर, उसके बाद जर्मिनेट हो पाते हैं। जैसे बेटा आप खेती बाड़ी से अगर जुड़े हो तो वीट, ओट, वीट के सीड डालने के बहुत दिन बाद आकर निकल कर आता है, ठीक है, और बार्ले भी आएगा इसमें एग्जाम्पल में। समझ आ गया बेटा बच्चों? यस सर। यस सर। यस अगला सर। लिखना ड्यू टू जर्मिनेशन इनिवेटर्स। अब क्या होता है, जैसे एब्सिसिक एसिड इज इनिवेटर है, एब्सिसिक एसिड इनिवेटर है, अब वो अगर बेटा प्रेजेंट है, ठीक है, वो अगर ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, होगा तो प्रेजेंट जरूर, तो वो इनिवेट कर रहा है ग्रोथ को, ठीक है, तो उसको ओवरकम करना है हमें। ठीक, इसमें भी एक लाइन लिखेंगे आप, ड्यू टू जर्मिनेशन इनिवेटर्स some chemicals like organic acid, alkaloids, tannins, organic acid, alkaloids, tannin, phenolics, चलिए एक बार स्पेलिंग बोर्ड पे लिखना किसकी बेटा? सर, एल्केलॉइड्स और उसके बाद जो आपने बोला है। देखो कुछ होते हैं केमिकल्स, alkaloids, tannins, phenolics, मस्टर्ड ऑयल, ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड्स और एक्सेट्रा लगा देना आगे, और एक हार्मोन लिख लेना अब अपना ABA, एब्सिसिक एसिड, ठीक है, ये सारे इनिवेटर हैं बच्चे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट नाम मैं लिखने जा रहा हूं,
फेरुलिक एसिड इन टोमेटो पल्प। फेल्यूरिक एसिड का इनिवेटर टोमेटो पल्प में प्रेजेंट होता है, जो उनके सीड को ग्रो होने से रोकता है बेटा, इनिवेटर का काम करता है। हो गया? सर जो केमिकल्स आपने लिखवाए हैं वो इनहिबिट करते हैं ना इनको? हाँ बेटा, वही तो हेडिंग लिखवाई थी, ड्यू टू जर्मिनेशन इनिवेटर्स, मतलब ये डोरमेंसी को बढ़ावा दे रहे हैं। क्या हुआ बच्चे, आप सब कैसे सुस्त से पड़ गए? सबको मेरी बात समझ आ रही है ना? यस सर। सर फेरुलिक एसिड के बारे में बताना है भैया। बेटा ये टमाटो के अंदर, उसके अंदर पल्प में फेलोरिक एसिड प्रेजेंट होता है, इट इज अ इनिवेटर अगेन। ठीक है, तो आपने देखा होगा टमाटर के अंदर जो सीड दिखते हैं आपको, ठीक, यस सर। तो वो उनको जर्मिनेट, अगर आप उनको शो करोगे, उनको जर्मिनेशन से रोकता है। ये फेलोरिक एसिड उसके अंदर ही प्रेजेंट होता है, ठीक है, पल्प में प्रेजेंट होता है, ये उसका इनिवेटर है एक तरह से। तो ये नाम इंपॉर्टेंट है बच्चे। तो ये सारे पॉइंट्स से बेटा जो आपके इनिवेशन में रोल प्ले करते हैं। एक नाम है जो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, जिसका पता करके आना है आपने, कॉउमेरिन। कल बताएंगे आप, अभी नहीं, अभी नहीं पूछ रहा मैं, कभी नेट खोल के बताने लगो, अभी नहीं बेटा, ठीक है। अब बेटा मेथड पढ़ेंगे हम, मेथड्स टू ब्रेक डोरमेंसी। अब हमें डोरमेंसी को ब्रेक करना है, बस लास्ट। आज खत्म है ये चैप्टर सर? आज कहाँ खत्म हो जाएगा, अभी एक क्लास और लगेगी कल की, बहुत लेंथी चैप्टर है ये। सर ट्रांसपोर्टेशन से भी? ट्रांसपोर्टेशन भी काफी बड़ा है, हाँ, बट अभी इसमें एक दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट बचे हैं। एक तो सीड का जर्मिनेशन है, इसके बाद एक बेटा इसमें फ्लावरिंग वाली जो बात आती है। डेसिकेशन क्या होता है? डेसिकेशन मतलब टूटना, डिटैचमेंट होना। हाँ, डेसिकेट वही, डीअटैच हो जाना, ब्रेक हो जाना, ठीक है, ये वर्ड उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बेटा सीड जर्मिनेशन की, सीड को जर्मिनेट करने के लिए डोरमेंसी को ब्रेक करना है, तो उसके दो मेथड हैं। पहला है स्कैरिफिकेशन और दूसरा है स्ट्रैटिफिकेशन। लिखता हूं मैं दोनों, और दोनों में बस एक एक दो दो पॉइंट्स हैं हमारे। स्कैरिफिकेशन, स्ट्रैटिफिकेशन, ठीक है, समझ लेंगे पहले। स्कैरिफिकेशन होगा बेटा, जैसे मान लो सीड कोट बहुत हार्ड है, तो आप कुछ केमिकल्स, कुछ एसिड का यूज करके उसकी सीड कोट को ब्रेक करने की कोशिश करो, ठीक है, चाहे आप उसको मैकेनिकल इंजरी करो, कुछ भी ऐसा करो जिससे सीड कोट ब्रेक हो जाए, तो वो होगा स्कैरिफिकेशन। और स्ट्रैटिफिकेशन होगा बेटा कि आप उसको ऐसा टेम्परेचर, ऐसा एनवायरनमेंट दे दो, लाइट का एक्सपोजर दे दो, ठीक है, या जिबरलिन वगैरह का ट्रीटमेंट दे दो, जिससे वो खुद ही ग्रोथ हो जाए। समझ आ गई मेरी बात? फिर आपका साउंड ब्रेक हो रहा है। चलो मैं लिखवा रहा हूं, स्कैरिफिकेशन में लिखना, पहले एक लाइन लिखना बेटा, बस एक लाइन। स्कैरिफिकेशन में, इट इज द मेथड ऑफ softening and weakening of seed coat. It is a method of softening and breaking of seed coat by the use of alcohol, acid or mechanical pressure. सर रिपीट करना है लास्ट वर्ड्स। It is the method of softening and weakening of seed coat by alcohol,
एसिड और मैकेनिकल प्रेशर। ठीक है, अब स्ट्रैटिफिकेशन में लिखना बेटा, बहुत से सीड बेटा लो टेम्परेचर पे अच्छा ग्रो करते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे इसमें गिव द टेम्परेचर फ्रॉम 0 to 10 डिग्री सेल्सियस विद ऑक्सीजन। स्ट्रैटिफिकेशन में लिखेंगे गिव द टेम्परेचर फ्रॉम 0 to 10 डिग्री सेल्सियस विद ऑक्सीजन। एक तो ये हो गया, और लाइट का एक्सपोजर दे दो आप। ठीक है, और बेटा जिब्रेलिक एसिड प्लस O2 का ट्रीटमेंट साथ में दे दो, तो भी जो है ग्रोथ होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ठीक है, जिब्रेलिक एसिड O2 और लो टेम्परेचर, इसको अच्छा यहाँ लिख दो, लो टेम्परेचर भी कर लेना। इन तीनों का कॉम्बिनेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा। ये स्ट्रैटिफिकेशन है। तो ये हो गया ब्रेकिंग ऑफ सीड डॉर्मेंसी। समझ आ गई बच्चों? सर एक बार रिपीट करना, बीच में नेटवर्क चला गया। कहां से? सर ये स्ट्रैटिफिकेशन वाला पॉइंट। स्ट्रैटिफिकेशन मतलब होता है किसी केमिकल या किसी हार्मोन की मदद से या टेम्परेचर या कुछ इन्वायरमेंट कंडीशन ऐसी कर दे हम, ठीक है, जिससे बेटा आपका सीड जर्मिनेशन हो जाए। केमिकल नहीं, हार्मोन या इन्वायरमेंट कंडीशन। जैसे जिब्रेलिक एसिड ऑक्सीजन के साथ लो टेम्परेचर पर रखो तो सीड जर्मिनेट हो जाएगा, लाइट का एक्सपोजर दे दो तो सीड जर्मिनेट हो जाएगा। कुछ सीड लो टेम्परेचर और ऑक्सीजन के साथ ही जर्मिनेट हो जाते हैं, जिब्रेलिक एसिड की जरूरत नहीं होती। समझ आ गई बात? रब कर दूं बेटा? यस सर। यस सर। देखो बच्चों, हालांकि टाइम तो हो चुका है, बस 5 मिनट और रुक जाओ आप। अपनी एनसीईआरटी में पहले वाला डायग्राम खोल लो जरा 1 मिनट। मैं इस डायग्राम को पूरा नहीं बनाना चाह रहा, टाइम अभी है बट थोड़ा सा कम है बेटा, तो आप समझा दो सर वैसे ही। हाँ हाँ हाँ, मैं इसीलिए दिखा रहा हूँ आपको। सर ये- फोटो पैरोडिज्म को नहीं 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 बच्चे, फोटो पैराडिज्म तो इंपॉर्टेंट है, वो तो मैं अलग से पूरा डिटेल में समझाऊंगा। सीड जर्मिनेशन वाला डायग्राम देखना आप, ये मैंने स्टार्टिंग में नहीं बताया था। दैट इज द डायग्राम, देख रहे हो आप, पेज नंबर 240 पर जो है एनसीईआरटी में। ठीक है, इस डायग्राम को देखेंगे आप सब, ओपन करें इसको। सीड जर्मिनेशन देखना बेटा, मैं एक डाइकोट सीड का बना रहा हूं, आप जरा इसको ध्यान से देखेंगे बच्चे। किसी भी सीड में ये चीजें होती हैं, ऊपर की तरफ प्ल्यूमूल होता है, नीचे की तरफ रेडिकल होगा, और रेडिकल से थोड़ा सा ऊपर चलेंगे आप यहां पर लगभग, इसे बोलते हैं हाइपोकोटाइल, और प्ल्यूमूल से थोड़ा सा नीचे आएंगे आप, इसे बोलते हैं एपिकोटाइल, और ये हो गया आपके कोटाइलिडियंस। समझ आ गई बेटा? ये एक सीड का डायग्राम है। यस सर। अब आपके उस डायग्राम में एक सीड बना रखा है, एक साइड से दिखा रखा है बेटा, और उसमें देखो फिर जर्मिनेट होता हुआ दिखा रखा है, नीचे आया रेडिकल, और ये वो जो बना है ना बच्चे, ये जो बना है आप देख रहे हो इस डायग्राम में, ये वही एपिकल हुक है जिसकी हम बात कर रहे थे पहले। समझ आ रही है बात? दैट इज द एपिकल हुक जो मैंने जिबरलिन के टाइम पे बताया था आपको। ठीक है,
तो ये है बेटा रेडिकल और ये है हाइपोकोटाइल। अब आप देखो पहले डायग्राम से आगे वाला डायग्राम देखेंगे, ठीक है, जरा इसको ध्यान से देखें। तो इसमें आप देखेंगे हाइपोकोटाइल ग्रो हुआ है और कोटाइलिडियंस मिट्टी से बाहर आ गए। कोटाइलिडियंस बेटा बाहर आ गए और हाइपोकोटाइल ग्रो हुआ और इसने टैप रूट्स बनानी शुरू कर दी, ठीक है। ये रेडिकल रहेगा और हाइपोकोटाइल ग्रो हुआ है बच्चे। बात समझ में आ रही है मेरी? बेटा बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये ग्रोथ जो हुई है वो हाइपोकोटाइल की हुई है। अब उसके बाद अब ऊपर जो था बेटा ये प्लियूमूल जो मैंने बनाया, अब देखना आप इसके बाद ग्रो होगा बेटा आपका एपिकोटाइल। अब यहां पर प्लियूमूल थोड़ा सा ग्रो होगा और इस अब एपिकोटाइल ग्रो होगा बच्चे। दैट इज द एपिकोटाइल। अब अगर इससे अगला डायग्राम देखेंगे तो आप उसमें शूट का डेवलपमेंट देखेंगे। यहाँ पर पहले रूट का डेवलपमेंट हुआ, अब उससे आगे वाले डायग्राम में आप देखेंगे बच्चे कि कैसे शूट डेवलप्ड हो चुकी है, लीव्स बनने लगी, ठीक है। ये कोटाइलिडियंस है, ये बेटा शेड ऑफ हो जाएंगे ये तो, और नीचे आपकी रूट्स बन गई हैं। समझ आ गई मेरी बात? कहने का मतलब क्या है कि ये डायग्राम जो एनसीईआरटी में दे रखा है इसमें पहले हाइपोकोटाइल ग्रो हुआ, उसके बाद एपिकोटाइल ग्रो हुआ और कोटाइलिडियंस मिट्टी से बाहर आए। समझ आ रही है मेरी बात बच्चों? देखो ध्यान से समझने वाली बात इसमें बस यही है कि ध्यान से देखो अगर आप, तो पहले हाइपोकोटाइल ग्रो हुआ और रेडिकल से रूट की फॉर्मेशन, एपिकोटाइल बाद में ग्रो हुआ, ठीक है। तो अगर हेपिकोटाइल पहले ग्रो हो, हाइपोकोटाइल सॉरी, तो उसे बोलते हैं एपीजियल सीड। दिस इज द एग्जांपल ऑफ एपीजियल। एपीजियल सीड होते हैं बेटा ये, ठीक है। ये आपका हुक है, ये जो फॉर्मेशन हो रही है हुक की फॉर्मेशन है, ये एपिकोटाइल है, इससे ये पूरा ये बना रूट, ये बना शूट, और ये रहे आपके कोटाइलिडियंस। ये कोटाइलिडियंस बेटा बाद में शेड ऑफ हो जाते हैं, ये हट जाते हैं, झड़ जाते हैं। बच्चों मुझे रिप्लाई करो, सही समझ आ रहा है नहीं आ रहा? यस सर। यस सर। एपीजियल में एक लाइन लिखेंगे बेटा, एपीजियल सीड में हाइपोकोटाइल ग्रो फर्स्ट and cotyledons come out of the soil. Hypocotyl grow first and cotyledons come out of the soil. और एग्जाम्पल लिखना है इसके सीड के, मस्टर्ड, अनियन, बीन, टैमारिंड एंड कुकरबिट्स। मस्टर्ड, कैस्टर, हाँ बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल जरूर इंपॉर्टेंट है बेटा। मस्टर्ड, कैस्टर, CASTOR कैस्टर, अनियन, टैमारिंड, TAMARIND, बीन और कुकरबिट्स। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एपीजियल सीड। हो गया? बस लास्ट लाइन मैं बोल रहा हूं बेटा इस लेक्चर की अपने। दूसरे तरह के सीड होते हैं हाइपोजियल। हाइपोजियल, ये तो एपीजियल थे बेटा, अब मैं बोल रहा हूं हाइपोजियल। हाइपोजियल इसका रिवर्स होता है, उसमें पहले एपिकोटाइल ग्रो करेगा, ठीक है बेटा, उसमें पहले एपिकोटाइल ग्रो करेगा और कोटाइलिडियंस
मिट्टी के बाहर नहीं आएंगे। एक लाइन लिखना, एपिकोटाइल ग्रो फर्स्ट, हाइपोजियल में लिखना, एंड कोटाइलिडियंस रिमेन अंडरग्राउंड। एपिकोटाइल ग्रो फर्स्ट एंड कोटाइलिडियंस रिमेन्स अंडरग्राउंड इन सॉयल। एग्जाम्पल है राइस, मैंगो, मेज, मेज, वेरी गुड, पी, ग्राउंडनट, पी, पी, हाँ ग्राउंडनट, ग्राम, पी होगा। हाँ पी भी होगा। राइस, मेज, मैंगो, ग्राम, ग्राउंडनट, पी, ये एग्जाम्पल है बेटा हाइपोजियल के। बस इसमें इतना ही समझना था आपने उस डायग्राम में। क्लियर हुआ? हाइपोजियल में रिपीट कर रहा हूं बेटा मैं, हाइपोजियल में लिखना, एपिकोटाइल ग्रो फर्स्ट, कोटाइलिडियंस रिमेन अंडरग्राउंड इन सॉयल। और इसके एग्जाम्पल है राइस, मेज, मैंगो, ग्राम एंड ग्राउंडनट। सभी बच्चों को क्लियर हुआ? यस सर। क्लियर। ओके बेटा, मैं तो क्लास एंड कर रहा हूँ। कोटाइलिडियंस ऊपर आ सकते हैं? कोटाइलिडियंस, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, तूने देखा नहीं? नहीं, वगैरह आप और इनके इसमें प्लांट्स में दिखते हैं, वो कोटाइलिडियंस होता है, ऐसा एक पार्ट दिखता है। जो मैंने हाँ जी। एग्जांपल बताया इनके शीट में देख सकते हो आप। नहीं, आपने लिखा ना कोटाइलिडियन रिमेन इन द सॉइल। तो वो तो हाइपोजियल में है ना बेटा, एपीजियल में ऊपर आते हैं। अच्छा अच्छा, जी सर, जी सर, ठीक ठीक है, यस सर। ओके बेटा, सर नमस्ते। नमस्ते।